विभिन्न प्रावधान को। उसमें सबसे पहला जो प्रावधान है, जो विषयगत और वस्तुनिष्ठ दोनों तरीके से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, और वो है प्रियम्बल, यानी प्रस्तावना। तो अभी तक के अधिनियम जितना हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें किसी में प्रस्तावना या प्रियम्बल का प्रोविजंस नहीं था। ये पहला अधिनियम है जिसमें प्रियम्बल का प्रोविजंस है। तो आपके लिए ऑब्जेक्टिवली वस्तुनिष्ठता के आधार पर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस अधिनियम में सर्वप्रथम प्रियम्बल यानी प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था। तो इसकी ये प्रथम अधिनियम था, फर्स्ट एक्ट था, जिसमें प्रस्तावना का प्रावधान था। प्रस्तावना में क्या क्या बातें थी, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो कल हम लोग सर्कमस्टांसेस में जो पढ़ रहे थे, उसमें एक चीज बताया था आपको, वो था मॉन्टेग्यू घोषणा। तो मॉन्टेग्यू घोषणा में जो बातें कही गई थी, ये 20 अगस्त 1970 को यह घोषणा किया गया था। तो मॉन्टेग्यू घोषणा में भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने जो बातें कही थी, वही बात प्रस्तावना में शामिल था, कोई नई बात नहीं थी। और मॉन्टेग्यू भारत सचिव ने जो बात कही थी, जो घोषणा किया था 20 अगस्त 1970 को, वो भारत में नहीं किया था, बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में किया था। और 20 अगस्त 1970 का ये जो डिक्लेरेशंस था मॉन्टेग्यू का ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो उसके मन की बात नहीं थी। इस घोषणा से पहले, इस डिक्लेरेशन से पहले वो भारत आता है, और भारत में ब्रिटिश ऑफिसर्स और इंडियन लीडर्स के साथ वो संपर्क स्थापित करके दोनों के परिस्थितियों को जानता है कि आखिर भारत की ब्रिटिश सत्ता क्या चाहती है और भारत का राष्ट्रीय नेतृत्व क्या चाहता है। इन दोनों के विचारों को जानने के बाद, थॉट को जानने के बाद, वो लंदन जाता है और लंदन में एक प्रपोजल तैयार करता है कि अब भारत को इससे कम नहीं दिया जा सकता है। अगर भारत को इससे कम दिया जाएगा तो आने वाले समयों में इससे भी बड़ा आंदोलन भारत में खड़ा होगा, जिसको ब्रिटिश शासन झेल नहीं पाएगा। तो इसलिए इसमें जो प्रियम्बल तैयार किया गया 1919 के एक्ट में, उसमें वही बातें थी जो बातें मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र में कह दी गई थी। तो हम लोग देखते हैं इस प्रियम्बल में जो पहली बात थी, वो ये कि भारत ब्रिटेन का अंग बना रहेगा। मतलब ये घोषणा कर दिया गया कि ऐसा ना समझा जाए कि हम टोटल इंडिपेंडेंस देने जा रहे हैं, और भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने टोटल इंडिपेंडेंस की मांग अभी की भी नहीं थी। जो बाल गंगाधर तिलक का प्रयास था होम रूल लीग आंदोलन और एनी बेसेंट का, उसमें अधिराजत्व की बात किया गया था, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या था कि वो अपने सत्ता में आपको कुछ अंश हम दे देंगे, यानी हम अकेले सत्ता नहीं चलाएंगे, आप भी उसमें भागीदार रहेंगे। तो दूसरा प्रोविजन जो किया गया
कि अधिराजत्व यानी डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये जो डोमेनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा ये प्रांतों में प्रदान किया जाएगा, यानी केंद्र में नहीं। और केंद्रीय स्तर पर भागीदारी दी जाएगी। ठीक है, यानी प्रांतीय स्तर पर क्या होगा, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, यानी जो सरकार चलाने का अधिकार है वो हम देंगे आपको, लेकिन वो भी पूरा पूरा नहीं देंगे, डायरार्की के आधार पर, द्वैध शासन के आधार पर देंगे। अर्थात कुछ विषय में आप स्वतंत्र रहेंगे और कुछ विषय प्रांत के गवर्नर के अधीन रहेगा, और सेंट्रल में प्रशासनिक क्रियाकलाप में आपको कुछ भागीदारी दे देंगे। आप ये बात समझ रहे हैं कि प्रस्तावना की बात, प्रस्तावना में पहली बात जो कही गई कि भारत को हम स्वतंत्र नहीं करने जा रहे हैं, भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक पार्ट जैसे था वैसे अभी भी बना रहेगा, ये बात दिमाग में गई। दूसरी बात, जो डोमिनियन स्टेटस का डिक्लेरेशन था वो हम देंगे, लेकिन कहां देंगे, प्रांतों में देंगे, और प्रांतों में भी एक शर्त के साथ देंगे कि पूरा पूरा सब्जेक्ट्स हम नहीं दे देंगे, बल्कि कुछ सब्जेक्ट्स देंगे आपको और कुछ सब्जेक्ट अपने पास रखेंगे। तो इस प्रकार से प्रांतों में डायरार्की यानी द्वैध शासन के तहत आपको हम डोमिनियन स्टेटस या अधिराजत्व आपको देने जा रहे हैं। और जहां तक केंद्र की बात रही तो केंद्र में हम क्या करेंगे आपके साथ कि प्रशासनिक आधार पे आपको भागीदारी देंगे। प्रांतों में हमने राजनीतिक आधार पे हमने भागीदारी दी थी, कितनी खूबसूरत बात है। राजनीतिक आधार पे भागीदारी का मतलब क्या है कि जो विषय है उसमें पॉलिटिकली आप फैसला ले सकते हैं, फैसला लेकर करके एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से उसको लागू भी कर सकते हैं, यानी पॉलिटिकल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दोनों आपको प्रांतों में डायरार्की के तहत दे दिया जा रहा है। लेकिन केंद्र में आपको स्वतंत्र रूप से कोई मंत्रालय नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो भी मंत्रालय आपको दिया जाएगा उसमें आपको राजनीतिक शक्ति नहीं रहेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव शक्ति रहेगी। क्यों? क्योंकि नियंत्रण वायसराय या गवर्नर जनरल का रहेगा आप पर, आप स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो जब स्वतंत्र निर्णय नहीं लिया जाता है, इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लिया जाता है, तो कहा जाता है कि आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको वोट का अधिकार है, इट इज योर पॉलिटिकल राइट। अगर आप घर से निकल करके बिना किसी से बात किए हुए, एकदम बिना किसी के अपने मस्तिष्क में प्रभाव को डाले हुए आप पोलिंग बूथ पर जाकर करके आप अपना वोट कास्ट करते हैं, तो कहा जाता है कि आपने राजनीतिक अधिकार का प्रयोग किया। लेकिन यदि उसी में आप एक चीज मिला दें कि किसी से 2000 रुपया ले लिया और बोल दिया कि इसी सैंपल पर आपको वोट देना है, यह जातीयता के आधार से आपका मस्तिष्क प्रभावित हो गया, धर्म के आधार पर आपका मस्तिष्क प्रभावित हुआ और तब आप कास्टिंग कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपका पॉलिटिकल राइट डैमेज हो चुका है, खतरे में पड़ चुका है। आप अपने पॉलिटिकल राइट्स का निष्पक्ष न्यूट्रलिटी के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो यहां जो केंद्र में दिया गया पॉलिटिकल राइट्स, यानी 3 मंत्रालय दिए गए, अभी बताएंगे आपको, तो उसमें जो भारतीय मंत्री था वो न्यूट्रल नहीं था,
उसके कोई भी निर्णय नहीं होते थे। वो निर्णय किसके होते थे? गवर्नर जनरल वायसराय के। तो इस तरीके से ये दो बाइफर्केशन अपने मस्तिष्क में रखिए। प्रांतों में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों राइट्स दिए गए, लेकिन सेंट्रल में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दिया गया। आप ये समझ रहे हैं कि नहीं इस बात को? सभी पूरा क्लास समझ रहा है? आप समझिए। आप ही से पूछ रहे हैं, नहीं समझे? आप यहां हैं ही नहीं है। पूरी तरह से क्लास में रहिए। अब देखिए, ये तो एक सेक्शन हो गया। अब दूसरा जो इसमें एक बात और हम बताना चाहते हैं कि हालांकि हमको बाइफरकेट कर देना चाहिए था, लेकिन ना किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूरे प्रोविजंस को दो सेक्शंस में बांट के दिमाग में रखिए अपना। एक प्रोविजंस जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में होगा, और एक प्रोविजन जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में होगा। तो अभी जो हम चल रहे हैं, जितने प्रोविजन बता रहे हैं आपको, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। क्लियर? तो दूसरा बात ये जो दूसरा प्रोविजंस है वो है साहब गृह विभाग में परिवर्तन। गृह विभाग में परिवर्तन। चेंजिंग इन होम डिपार्टमेंट। ये गृह विभाग क्या था? तो गृह विभाग ब्रिटिश शासन के दौर में अगर हम कहते हैं तो ये सीधा सीधी इसका अर्थ होता है ब्रिटेन में। ठीक है? भारत का गृह विभाग नहीं। भारत में गृह विभाग था ही नहीं पूरे ब्रिटिश शासनकाल में। होम मिनिस्ट्री भारत का कहां था? लंदन में। अगर भारत में गृह विभाग होता तो फिर भारत एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसीलिए पूरे शासनकाल में 1773 से लेके 1947 तक आप गौर से देखिए तो होम मिनिस्ट्री भारत का दिल्ली में नहीं था। कहां था? लंदन में था। और जो होम मिनिस्टर होता था वो ब्रिटिश काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होम मिनिस्टर होता था, और उसमें डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया एक भाग था, एक प्रभाग था, एक डिपार्टमेंट था, जिसको अलग से कभी मंत्री बना दिया गया, कभी उसी को दे दिया गया, और इस ढंग से चलता था। तो हमने एक पद आपको दिया था भारत सचिव। ये भी बहुत कंफ्यूजन है, आज हम इसको क्लियर करना चाहते हैं। अगर सामान्य रूप से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इसका सबसे पहला प्रोविजन किस एक्ट के द्वारा किया गया? क्या हम नहीं सुन पाए आपकी मीठी आवाज? एक करके बोलिए ना, आप ही बोलिए पहले। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हम आपसे अपेक्षा भी यही कर रहे थे, और जो हम पढ़ाया है उस हिसाब से आप सही बोल रहे हैं। अगर इसमें कोई परिवर्तन करते हैं तो आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन परिवर्तन करेंगे, आपकी गलती भी नहीं है। मतलब आप सही हैं, उसमें एक नई चीज शामिल होने जा रही है।
आपने कहा पिट्स इंडिया एक्ट, बिल्कुल सही बात कहा आपने। आपने कहा 1858 के बड़ी दिलेरी के साथ बहुत चिल्ला चिल्ला के सब कोई बोलता है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म कर दिया गया और उसकी पूरी शक्ति भारतीय राज सचिव को दे दी गई। तो इसलिए भारत का राज सचिव सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया 1858 के एक्ट में बना। देखिए, सिर्फ हमने ये कहा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति भारतीय राज सचिव सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया को दे दिया गया 1858 के एक्ट के तहत। ये तो नहीं कहा था कि ये पद इसी एक्ट के तहत बना था। कितनी खूबसूरत बात। और हम जानबूझ के इसको रोक कर रखे थे क्योंकि आगे हमको पढ़ाना था तो थोड़ा क्लास में मजा नहीं आएगा। अब देखिए, आपकी ये बात का क्लियरिफिकेशन किया। अब 1784 का क्लियरिफिकेशन, आप घबराइए नहीं, फिर पढ़ाएंगे तो आपको ये सब सुनते रहिए, और जो आपको अलग से पढ़ाएंगे तो उसमें इसको मिक्सिंग करते रहे। तो आपको फूल गया, आप लोग भी थे ना कल, तो आप लोग जो लोग छूट गया है घबराइए नहीं, हम ईमानदारी पूर्वक सबको बताएंगे। और इतना धीरज रखिए कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे सब्जेक्टिवली चाहे ऑब्जेक्टिवली। खाली आप मन से पढ़ते रहिए और मन से होमवर्क बनाते रहिए। तो अब आपका 1858 का मसला को हल किया मैंने। अब आ जाइए 1784 का, कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की बात इन्होंने की। बिल्कुल सही बात की कि पहले से एक बोर्ड था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अब 6 मेंबर बोर्ड बना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो 1784 के एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेड का प्रोविजन नहीं था। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हेड का प्रोविजन पहले से था कि गवर्नर जनरल विल बी द हेड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यही था ना भाई। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में हेड ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रोविजन नहीं था। तो जब बोर्ड है तो उसका हेड होना चाहिए। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेड का प्रोविजन 1793 के एक्ट में किया गया, और यह कहा गया कि नियंत्रण परिषद का एक अध्यक्ष होगा जिसको भारत सचिव कहा जाएगा, और इसका वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। यह है पूरी बात। अब बात समझ में आ गई? तो अब हम समझते हैं क्लास को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसे पद के मसले पे अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बोलिए ना, है या नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। कितना परसेंट? 100? ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर बोलिए, हम अलग से बोर्ड लेकर के इस टॉपिक को समझाएंगे। क्योंकि किताबों से अगर सब कुछ हो जाता तो फिर आंखों के इशारे नहीं चलते। हर बात जो है पुस्तकों से काम नहीं चलता है। तो कुछ कुछ चीजें जो है वो हायर की जाती हैं, बोरो की जाती हैं। वही हायर और बोरो के आधार पर आप इस समस्या को पढ़ रहे हैं। तो अब बेस हमने आपको बना दिया इस भारत सचिव के बारे में। अब इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसमें जो 1919 के एक्ट में प्रोविजंस किया गया वो ये कि जो पहले इसका वेतन, सैलरी भारत से मिलता था, वो अब कहां से मिलेगा? ब्रिटेन से मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी गलती थी जिसको सुधारा गया। बोलिए, साफ साफ बोलिए ना। हाँ हाँ, लंदन में था। हाँ, नहीं ये नहीं हमने कहा था आपको कि उनका ऑफिस लंदन में 1858 के एक्ट के तहत बनाया गया था।
सुनिए ना पूरी बात, उस समय सिर्फ इतना बोला था कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कार्यों को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखेंगे। इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद का सृजन 1793 के एक्ट के तहत हुआ था। अब बात समझ में आई? ये कहना चाह रहे हैं। और इसके काउंसिल का गठन 58 के तहत हुआ था, 15 मेंबर का। वो आप सही आप पकड़े। उस समय ये हेड जो था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का था। अब देखिए वेतन देने का मतलब क्या हुआ, ये बहुत भारी बात है। तो ये था क्या एक्चुअली में, यही गृह मंत्री था। अब इसका जितना ऑफिस था ना, तो इसका वेतन भारत पर भारित का मतलब ये हो गया साहब कि गृह विभाग का जितना खर्च होगा वो सब भारत उठाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जितना पारा मिलिट्री फोर्स, उस सब का वेतन देना पड़ेगा आपको। ब्रिटेन जो युद्ध लड़ रहा है ब्रिटेन से बाहर जाकर के, जैसे मेसोपोटामिया में युद्ध लड़ा था, उसका खर्चा भारत दे रहा था। टोटल इंडियन ब्रिटिश फौज जो अभियान करती थी दूसरे देशों में ब्रिटेन के साम्राज्यवाद के लिए, उसका खर्च कौन उठाता था? भारत उठाता था। तो इतना बड़ा खर्च था, ये बहुत अन्याय था। ड्रेन ऑफ वेल्थ पढ़ेंगे तब उसमें आपको बताएंगे हम। तो वो कमी को दूर किया गया, वो फॉल्ट को दूर किया गया 1919 के एक्ट में। बात समझ में आई? वही नहीं, उसके बाद जो प्रोविजन किया गया कि इसका जो कार्यकारिणी था, जो एग्जीक्यूटिव था, किसका? भारत सचिव का, उसके सदस्यों की संख्या भी कम कर दी गई। एग्जीक्यूटिव लिख लीजिए इंग्लिश में, वो घटा कर करके 8 कर दी गई। अब 15 नहीं रहेगा। वही नहीं, एक और प्रोविजन किया गया कि अब इस कार्यकारिणी के सदस्यों का परामर्श मानना यानी एडवाइस मानना अनिवार्य नहीं रहा। पहले क्या था? जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था विद द कंसर्न ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी काम करता था, उसमें उसको कास्टिंग वोट का अधिकार था, निर्णायक मत का। लेकिन अब इसमें क्या दिया गया कि इस काउंसिल का कोई महत्व नहीं है, ये सिर्फ एक परामर्श एडवाइस देने वाली बॉडी बन गई। कौन? एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कि आपको लगता है कुछ तो बता दीजिए हमको अच्छा लगेगा तो मानेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से इनके पावर को कम किया गया। और दूसरी बात कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसका नियंत्रण भी वायसराय पे कम किया गया। पहले था कि उसकी बातों को मानना जो था, हर बात को मानना अनिवार्य था। अब कुछ बातें ऐसी थी, जैसे फाइनेंस का मामला था, यह देशी रियासतों के साथ संबंध का मामला था, यह अल्पसंख्यकों का मामला था, यह जनजातियों का मामला था। ये सब में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्रभाव नहीं डाल सकता था। वायसराय इंडिपेंडेंटली निर्णय ले सकता था। तो पहली बार वायसराय के शक्ति में हम वृद्धि होते हुए देखते हैं। और ऐसा परिस्थितिवश बाय द सर्कमस्टांसेस किया गया कि जो भारत का पॉलिटिकल सिनेरियो उभर करके सामने आ रहा था नेशनलिज्म का, उसमें अगर वायसराय को और अधिक शक्ति नहीं दी जाती तो फिर उभर रहे नेशनलिज्म का सामना ब्रिटिश नहीं कर सकते। इस वजह से उसकी शक्ति में थोड़ी वृद्धि की गई। और अब जब ये कमी की गई तो फिर ऐसा नहीं है कि ये ऑटोनॉमी बन जाए। वायसराय नियंत्रण ब्रिटेन का होना चाहिए। तो उसके लिए एक नया पद सृजित किया गया। वो नया पद था मुख्य आयुक्त का।
किसका? मुक्त आयुक्त, चीफ कमिश्नर। ठीक है, इसके बारे में कहा गया कि इसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार नहीं करेगी, लंदन की सरकार नहीं करेगी। ये चीफ कमिश्नर भारत की ब्रिटिश सरकार ही कर दे, रहेगा लंदन में ही है, अपने मन मुताबिक कर दे और इसका सैलरी वही दे, यानी भारतीय एक्सचेकर। और जो ब्रिटेन और भारत की ब्रिटिश सत्ता से संपर्क होगा तो वो ये अधिकारी संपर्क स्थापित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब एक छोटे अधिकारी को संपर्क सूत्र के रूप में, कनेक्टिंग एलिमेंट्स के रूप में एस्टैब्लिश किया गया। भारत सचिव बहुत बड़ा पद था, तो उसके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए और उसको अपना देश भी देखना था, तो कुछ छुट्टी देने के लिए कह लीजिए उसके अधिकारों में कमी की गई परिस्थितिवश। लेकिन ब्रिटिश प्रशासन से लिंक बना रहे, सम्राट का आदेश मिलता रहे वायसराय को, सम्राट के निर्देश के अनुरूप ही शासन हो, उसके लिए एक नया पद सृजित किया गया और वो पद था मुख्य आयुक्त यानी चीफ कमिश्नर। इसका वेतन कहां से मिलेगा? तो इसका वेतन भारतीय राजकोष से, इंडियन एक्सचेकर से मिलेगा। ऐसा अपने नोट्स में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा टॉपिक जो आपको इसमें केंद्रीय शासन में शुरू करने जा रहे हैं वो है केंद्रीय कार्यकारिणी में भागीदारी। पार्टिसिपेशन इन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। ठीक है ना। तो केंद्र में कोई बहुत बड़ा अधिकार नहीं दिया गया, हाँ इतना किया गया कि सदस्यों की संख्या 10 थी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में 1919 तक आते आते सदस्यों की संख्या कितनी थी? 10। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव समझ रहे ना, कार्यकारिणी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 53 में क्या था, 6 सदस्य कार्यकारिणी के थे और 6 नया बनाया गया अतिरिक्त सदस्य जो विधायी सदस्य थे। वहीं से ना किस्सा शुरू हुआ था। और 19 में आके क्या हो रहा है कि जो अतिरिक्त सदस्य थे, विधायी सदस्य, वो अलग हो गए कार्यकारिणी से। अब वो संसद बन गए, पार्लियामेंट बन गई भारत की। और अब गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव प्योर एग्जीक्यूटिव हो गई। ये परिवर्तन हुआ 1919 के अधिनियम में। तो इसलिए यहां अतिरिक्त सदस्य नहीं शामिल है। 10 का मतलब 10 टोटल एग्जीक्यूटिव मेंबर है। ये समझ रहे कि नहीं बात को? और 9 में अतिरिक्त सदस्य शामिल था, कितना? 60। उस हिसाब से हम लोग पढ़े थे वहां। लेकिन अब उसके बाद का जो अधिनियम है यानी 1919, इसमें एडिशनल मेंबर नहीं हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एडिशनल मेंबर अतिरिक्त सदस्य अब क्या बन गया? अलग लेजिस्लेटिव बॉडी यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हालांकि उसका नाम उस समय पार्लियामेंट नहीं था, अलग था, वो भी बताएंगे हम। तो ये जो अंतर है 1919 के अधिनियम में, वो आप समझ रहे हैं कि नहीं? हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो लिख रहे हैं इसके 10 मेंबर, इसमें आप ये नहीं ना समझ रहे हैं कि ये मेंबर लेजिस्लेटिव हैं, ये पूरा एग्जीक्यूटिव है। आप समझ रहे हैं इस बात को?
ठीक है, वेरी गुड। तो सदस्यों की संख्या 10। इस 10 सदस्य में से कहा गया कि 3 सदस्य भारतीय होंगे। 3 सदस्य भारतीय होंगे। 3 मेंबर विल बी इंडियन। अच्छा ठीक, 8 था। 8 में से अच्छा 35 वाला में 10 हुआ, उसका मिस कर गया था। ऐसा पढ़ते रहते हैं, इतना एक्ट है उसका उसमें घुस जाता है, उसका उसमें घुस जाता है। तो 8 था, 8 में से 3 भारत के लोग होंगे, ये बात तय हो गई। लेकिन ये जो 3 होंगे उसको कम महत्व के विभाग दिए गए। Very less department has been given. विभाग, very less department had been given. यानी कम महत्व के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तो आप जो जैसे कृषि डिपार्टमेंट हो गया, इसका कोई एग्रीकल्चर, जैसे सहकारिता हो गया, हालांकि सहकारिता स्टेट का विषय था, लेकिन आप जैसे इंडस्ट्री हो गया, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज था, तो ये सब कम महत्व के विभाग, फाइनेंस नहीं दिया गया, डिफेंस नहीं दिया गया, ये सब महत्वपूर्ण विभाग थे, ये सब अपने पास रखा गया। लेकिन चलिए, ये पहला अवसर था कि एग्जीक्यूटिव में भारतीयों को शामिल किया गया, तो एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, अब देखिए जो चौथा प्रोविजंस था उसमें वो सूचियों का निर्माण किया गया। यानी फॉर्मेशन ऑफ द लिस्ट। अब ये तय हो गया था 1919 के अधिनियम में कि जो प्रांत होंगे उनको लिमिटेड ऑटोनॉमी दिया जाएगा, वो केंद्र के अधीन नहीं होंगे, बल्कि कुछ मामलों में आजाद होंगे। तो ये पहला ऐसा अवसर था जिसमें द्वैध शासन की प्रणाली जो है वो सरकारी स्तर पर अपनाई जा रही थी, बोनाफाइड रूप से। और ऐसी परिस्थिति में एक नया टर्मिनोलॉजी भारत में जन्म ले रहा था, और वो टर्मिनोलॉजी था संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अभी तक आप सारे एक्ट को गौर से पढ़िए तो सारे एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट होता था, लेकिन बहुत समयों तक स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाने की भी ताकत मिली रही। 33 में पूरी तरीके से सेंट्रलाइज हो गया, 61 में फिर डिसेंट्रलाइज किया गया। ये सब होने के बावजूद भी भारत का ब्रिटिश शासन यूनिटरी था, एकहरी था। क्यों? क्योंकि वायसराय या गवर्नर जनरल के पास एब्सोल्यूट पावर था, वो कहीं भी कोई निर्णय ले सकता था। इस समय जो लिमिटेड ऑटोनॉमी प्रांतों को दी गई, तो उससे एक बात साबित हुआ कि इसका जो कारण बना वो ये
में स्टैब्लिश्ड किया गया, यानी संघात्मक यानी फेडरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स एडमिनिस्ट्रेशंस में या गवर्नमेंट में स्टैब्लिश्ड हो गया। और फेडरेशंस का सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वहां 2 सरकारें होती हैं। और भी विशेषता है, उसमें पहली विशेषता है कि फेडरेशन तभी बनेगा जब 2 सरकारें होंगी। एक सरकार वहां होती है जहां यूनिटरी टाइप ऑफ सिस्टम होता है या यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है। जिस देश में 2 सरकारें हो गई, उसी देश में फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उसको बोलते हैं। और 2 सरकारों का अर्थ क्या हुआ? एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये जब हो गया तो अनिवार्य था इसके लिए कि जहां फेडरेशन होता है वहां डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट होता है, विषयों में बंटवारा होता है। विषयों में बंटवारा, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट का अर्थ क्या हुआ कि कुछ सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए जाते हैं और कुछ सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए जाते हैं, ताकि दोनों सरकारों के बीच कार्य के दौरान झगड़ा पैदा ना हो। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं विषय, उसकी एक लिस्ट बनती है जिसको सेंट्रल लिस्ट या संघीय सूची बोलते हैं। और जो विषय स्टेट्स को दिया जाता है उसकी एक अलग सूची बनती है, उसको जो है वो स्टेट लिस्ट बोला जाता है। ठीक है? तो इस प्रकार संघात्मकता के कारण इस एक्ट के मुताबिक संघ सूची यानी सेंट्रल लिस्ट और दूसरा राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट का निर्माण किया गया। ठीक है? अब जो विषय राष्ट्रीय महत्व के थे, जैसे सुरक्षा, डिफेंस, ये सेंट्रल लिस्ट में शामिल था। जैसे ट्रांसपोर्टेशंस, पूरे भारत में रेल और बसेस चल रही थी तो ये सेंट्रल लिस्ट में था। जैसे कम्युनिकेशंस, ये संपूर्ण देश में होगा तो ये सेंट्रल लिस्ट में था। जैसे सुनते जाइए ना, जैसे क्रिमिनल और सिविल लॉ, ये सेंट्रल लिस्ट में था, क्योंकि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी के तहत जो है संपूर्ण भारत के लिए एक क्रिमिनल और सिविल लॉ का प्रावधान हो गया, तो उस हिसाब से ये सेंट्रल लिस्ट में था। पारामिलिट्री फोर्सेस, कहीं भी डिप्लॉयमेंट हो सकता था तो ये सेंट्रल लिस्ट में था। लेकिन जैसे एग्रीकल्चर, ये स्टेट लिस्ट में था। जैसे एडुकेशन, ये स्टेट लिस्ट में था। जैसे कोऑपरेटिव, सहकारिता, ये स्टेट लिस्ट में था। जैसे लैंड ऑर्डर, लिखिएगा क्या, जैसे लैंड ऑर्डर, तो ये स्टेट लिस्ट में था। नहीं लिखना चाहते तो फिर से बोल देंगे, ये कहने का मतलब है, और दिमाग में चला गया। तो इस तरीके से ये सब चीजें थी। तो यहां तक 4 पॉइंट तक जो आपको बातें बताई, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा स्लाइड लेने वाले हैं हम, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि घड़ी मत देखिएगा आज, ठीक है ना? इसको टॉपिक को पूरा कंप्लीट हमको करने दीजिए, बहुत समय लग गया है। हम नहीं चाहते कि इसमें तीसरा क्लास भी हो, तो आज ही इसको जो है खत्म कर देंगे। ले इसको खत्म करें, लिखना है किसी को? कहाँ तेजी से चल रहे हैं? इसी तो बोल रहे हैं, थोड़ा जो 11 बजे आपका खत्म होता है 11:15, 11:05 भी हो सकता है, ये हम बोल रहे हैं। समय को बढ़ा रहे हैं, अपने स्पीच को कम नहीं कर रहे हैं। ठीक है? टॉपिक छोटा नहीं होगा, टॉपिक का जो लेंथ है वही रहेगा।
तो उस लेंथ बड़ा है तो फिर समय को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। ठीक। अब देखिए ये सब चीज जो है ना दूसरे बैच वालों को बताया मत कीजिए। बात समझ में आ रही है कि यहाँ कैसे होता है? दूसरे बैच को दूसरे ढंग से पढ़ाना पड़ेगा। आपको 15 क्लास इसमें लगा है, दूसरे को 15 क्लास नहीं लगेगा। अरे भैया तो दूसरा बैच दोस्ती उस्ती रहता है ना, फोन पर बातचीत होता रहता है ना, तो अपने क्लास की बात को अपने क्लास तक रखिएगा, मतलब फिर हम फंस जाएंगे। समझ गए? इसलिए कि जो इंस्ट्रक्शंस होता है उसी हिसाब से बातें करनी पड़ती है हमको, तो काम करना पड़ता है, मजबूरी मेरी समझिए। तो अब जो पांचवा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, अभी स्टेट गवर्नमेंट नहीं शुरू हुआ है। कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग? सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, तो उसमें जो बहुत बड़ा चेंजिंग हो रहा है, और यही आपको याद रखना है, जिस ढंग से आप लेजिस्लेटिव आंकड़े को 9 के एक्ट का याद रखे हुए थे कि 60 सदस्यों को किस ढंग से नॉमिनेटेड और इलेक्टेड में बांटा गया, फिर नॉमिनेटेड को किस ढंग से शासकीय और अशासकीय में बांटा गया, फिर इलेक्टेड को कैसे जनरल, मुस्लिम, सिख और यूरोपियन में बांटा गया। तो ये डिविजन्स आपके दिमाग में सब है। तो ठीक उसी प्रकार का डिवीजन अब पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा टफ इसलिए हो जा रहा है कि उसमें एक ही सदन था, 9 में एक ही हाउस था। अब 1919 के एक्ट में हाउस 2 हो जा रहा है और दोनों के सदस्य संख्या अलग है, दोनों के वोटर्स अलग हैं, उनकी क्वालिफिकेशन अलग है। फिर 35 में ये झमेला नहीं है, इसी एक्ट तक झमेला है। इसलिए अब आपसे हम ये नहीं बोल रहे कि आप डिसकंसंट्रेट थे हमारी क्लास में, फुल्ली कंसंट्रेट थे, हम सबको देख रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा रिक्वेस्ट इसलिए कि और कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिए। और कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब ये है कि जो डेटा आएगा उसको क्लासों में याद कर लीजिए। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन प्लस क्लास में याद करना, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन को और बढ़ाना। ठीक है, तो पांचवा में है कि व्यवस्थापिका में परिवर्तन। ठीक है, चेंजिंग इन लेजिस्लेटिव बॉडी। तो आप अच्छे से जानते हैं कि अभी तक जो सेंट्रल में लेजिस्लेटिव बॉडी कहलाती थी वो केंद्रीय विधायन यानी सेंट्रल लेजिस्लेशन के नाम से जानी जाती थी, और इट वाज द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ गवर्नर जनरल। अभी तक 1909 तक ये वायसराय के कार्यकारिणी के एक भाग के रूप में थी, अलग नहीं थी। लेकिन अब 1919 के अधिनियम से ये जो केंद्रीय विधायन था वो कार्यपालिका से अलग हो गया। ठीक है, जब अलग हुआ तो सिर्फ एक ही सदन नहीं था, कार्यपालिका के साथ था, तो यूनिलैटरल हाउस था वो।
एक सदन इतिहास का लड़ रही है, तो ठीक ठाक लग रहा है ना, कुछ मैंने बटन खुला हुआ नहीं ना है, तो बता दिया करो, ठीक है, वरना रिकॉर्ड हो रहा है उसमें चला जाएगा तो गड़बड़ है। अब ये हो गया कि साहब ये दो सदनीय हो गया, ठीक है। तो पहला सदन जो कहलाया उसको बोलते थे राज्य परिषद। क्या चीज? राज्य परिषद। काउंसिल ऑफ स्टेट इसका इंग्लिश था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आज से अगर तुलना किया जाए तो कौन सा सदन इसके समकक्ष था? राज्यसभा। वेरी गुड। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि भारत में जो आज का राज्यसभा है उसकी बुनियाद यही थी, आजादी के बाद नहीं बना था, यहां पे बन गया था। और उसके बाद दूसरा जो था केंद्रीय विधानसभा, विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब सदस्यों की संख्या तय कर लिया जाए तो इसमें सदस्यों की संख्या 60 थी, 60, ठीक है। और इसमें सदस्यों की संख्या 145 थी, 145। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये यहीं से आपका फुल कंसेशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि याद करते क्लास में ही चलिए, और फिर जब इसको पढ़ा लेंगे तो फिर आपका सफर 53 से शुरू करवाएंगे, यहां तक आएंगे कि 53 से कैसे कैसे लेजिस्लेशन बढ़ाओ। हम सब भूल जाएंगे उस पीरियड में, आपको सब बात बतानी पड़ेगी डेटा कि किसमें कैसे कैसे वृद्धि होगी। क्लियर? ये दो भाग में बटा रहेगा। कौन? ये राज्य परिषद वाला मामला, ठीक है। इसमें एक को बोलेंगे हम लोग मनोनीत, मतलब नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और 60 में दूसरा जो वर्ग होगा उसको हम लोग बोलेंगे निर्वाचित, यानी इलेक्टेड। आराम से पढ़िए ना, सब याद हो जाएगा, घबराइए नहीं। ये 60 दो भाग में बट रहा है। एक कैटेगरीज है मनोनीत यानी नॉमिनेटेड, दूसरा है निर्वाचित यानी इलेक्टेड। इसमें जो 60 में सदस्य होंगे वो 26, 60 में 26 लोग ऐसे होंगे जो मनोनीत होंगे और 34 लोग ऐसे होंगे जो इलेक्टेड होंगे। क्लियर? अब इसमें भी डिविजन्स है कि जो मनोनीत होगा वो भी दो कैटेगरीज का होगा। जरा गेस करके बताइए तो कैटेगरीज क्या हो सकती है? आप बोलिए तो बहुत आपको ब्रीफ है। मनोनीत में दो कैटेगरीज होगी, कौन कौन हो सकती है? समझ गए? तो एक होगा अधिकारी, ठीक है, यानी ऑफिसर, और दूसरा कैटेगरीज होगा अशासकीय, यानी जो ऑफिसर नहीं है, ठीक है ना, यानी नॉन ऑफिशियल। नहीं, जो मैंने ब्रिटिश
शासन में जो नौकरी कर रहे थे, आईसीएस थे, उनकी बात कर रहे हैं। तो चाहे ऑफिसर्स हो, नौकरी कर रहे हैं, ये चाहे नौकरी नहीं कर रहे हैं, मतलब अंग्रेज हों, उसमें भारतीय भी हो सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था, शुरू से देख रहे हैं इसको। अशासकीय सदस्यों में ही भारतीयों को नॉमिनेट करता था गवर्नर जनरल 61 से, है ना भाई। पटियाला का राजा, बनारस का राजा और दिनकर राव, ये क्या था कि आधे अशासकीय 61 में थे, इसलिए बने थे। लेकिन यहां आप मान के चलिए कि दोनों में अंग्रेजी था, ठीक है, या भारतीय था, तो जो पूरा चापलूस था इंडियन, एकदम तलवा में तेल लगाता रहता सुबह से शाम तक, वही लोगों को बनाता था। बहुत सारे ऐसे थे। अब इसमें जो था, शासकीय में, अधिकारी में 19 था और यहां 7 था, यानी 7 लोग ऐसे होंगे जो नॉन ऑफिशियल होंगे और 19 ऐसे होंगे जो ऑफिशियल होंगे, और दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 26। अब आया मामला 34 वाला। तो 34 में 4 कैटेगरीज होगा, कितना? 4। इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं तो जगह बचेगा, ठीक है। तो पहला सामान्य, जनरल, क्या चीज? सामान्य। सामान्य 20 था, यानी 34 में 20 लोग ऐसे होंगे जो जनरल सीट से इलेक्टेड होंगे, उसमें सब जाति, सब धर्म के लोग शामिल होंगे, ठीक है। और जो मुस्लिम के लिए किया गया, वहां कितना किया गया था? 6, यहां कर दिया गया 10। याद पड़ रहा है? चलिए 8 मान लेते हैं, ठीक। यहां हो गया 10, और उसके बाद यूरोपीय हो गया 3, यूरोपीय 3, और उसके बाद सिख, हो गया 1। तो 34 हो गया ना पूरा पूरा हिसाब किताब, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब तुलना कीजिए, कुछ बातें यहां ध्यान देने वाली है। 1909 के तहत, अधिनियम के तहत, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम्स भारत में अपनाया गया, पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो 9 के तहत सिर्फ मुसलमानों का प्रोविजंस किया गया, लेकिन 19 में आप कुछ देख रहे हैं कि 2 और वर्ग बढ़ गए। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसीलिए आपको समझा रहे हैं। अब पृथक निर्वाचन प्रणाली 1919 के अधिनियम के तहत सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिल रहा है, मुसलमानों के अतिरिक्त 2 और क्लास को मिल रहा है। और 2 क्लास कौन है? एक यूरोपीय है और एक सिख है। तो ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस कभी कभी आता है, इस तरह से प्यार से पढ़िएगा ना, तो जब आएगा तो रटना नहीं पड़ेगा आपको, कि सिखों को पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला गया। तो अब आपको जन्मजात याद हो गया, आप कहीं भूलिएगा नहीं, कभी भी एग्जाम में आएगा। तो हमारे पढ़ाने का टेक्निक्स ये है कि आपको ऑब्जेक्टिवली सब्जेक्टिवली बाइफरकेट करके हम क्लास में ले चलते हैं, ताकि बहुत सारी चीजें आपको यही याद हो जाए। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं होमवर्क पर, तो 100% आपकी तैयारी इसी इंस्टीट्यूट में हो जाएगी। हम वाहिद आदमी हैं जो ये मानते हैं कि लड़का आईएएस क्रैक जो करता है, क्रैक माने पागल नहीं, क्रैक माने पास करता है, ठीक है, नहीं कुछ दूसरा अर्थ का अनर्थ ना समझ जाए, इसलिए क्लियर करना पड़ता है भाई। तो 100% लड़के का एफर्ट्स होता है, टीचर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। हम ये मानते हैं, और हम जो मानते हैं सही मानते हैं। जब तक आप खाना को चिबाइएगा नहीं, आपके पेट में कहां से जाएगा? माँ ठूस रही है तो आपके पेट में चला जाएगा? ऐसा होता है क्या? वो बच्चा उल्टी कर देता है,
तो हम जितना प्रयास कर लें वो निरर्थक है जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करें। इसीलिए क्लास में कुछ गैर जरूरी बातें करनी पड़ती हैं। जैसे बच्चा को माँ खिलाती है तो कभी कभी लोरी सुनाती है, कभी कभी कहानी सुनाती है और भरम में ला करके उसके मुंह में डाल देती है। अब सुनने के लालच में जो है बेचारा मुंह चिबाने लगता है, पेट में चला जाता है। तो वही पद्धति हम आपके साथ अपनाते हैं और कोई बड़ी भूमिका हम लोगों की नहीं है। तो हम खुलकर इसीलिए बोल देना चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट कीजिएगा एजुकेशन को तो एजुकेशन आपके पास जाएगी। आप अगर नहीं एक्सेप्ट कीजिएगा तो रोमिला थापर को भी नारायण सर ला के पढ़वा ले तो कोई फायदा होने वाला नहीं। बात समझ में आ रही है? इतना आपके लिए सफिशिएंट है जो पढ़ा रहा है, पढ़िए। यूरोप देश नहीं है, यूरोप महादेश है और यूरोप महादेश में 54 देश हैं, तो 54 देश के लोग में से कोई, ठीक है। तो अब आते हैं, ये 60 वाला मामला क्लियर हो गया, अब 45 वाला आते हैं। तो 45 में भी दो कैटेगरीज के लोग होंगे, ठीक है। एक को बोलोगे यहां के तरह मनोनीत, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक को बोलेंगे मनोनीत यानी नॉमिनेटेड, है ना, और दूसरा को क्या बोलेंगे? निर्वाचित। इसका इंग्लिश होगा इलेक्टेड। अब देखिए 145 में कितना मनोनीत होगा और कितना निर्वाचित, ये मसला है। तो 41 लोग ऐसे होंगे 145 में जो मनोनीत होंगे, ठीक है, और 104 लोग होंगे जो निर्वाचित होंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं। 104 और 41 हम समझते हैं कि 145 होना चाहिए। मेरा मैथमेटिक्स कमजोर है तो आप लोग जोड़ के बताइए कि 145 हो गया ना। अब आते हैं इसमें मनोनीत में। तो जैसे यहां शासकीय और अशासकीय होगा वैसे यहां भी होगा। तो शासकीय मतलब ऑफिसर्स, यानी जो शासन में हैं। तो 41 में से जो है वो 25 ऐसे 26 होंगे जो शासकीय होंगे। कितना? 26। और अशासकीय यानी नॉन ऑफिशियल्स दूसरा बच गया। अशासकीय यानी नॉन ऑफिशियल्स में हो गए कितना? 15। तो 15 और 26 जोड़ के बताइए 41 हुआ कि नहीं? हो गया। अब मामला आ गया 104 का कि 104 कैसे कैसे बटे हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला हो गया सामान्य जनरल, जिसमें हिंदू मुसलमान हर जाति के लोग शामिल हैं, यानी कोई भी खड़ा हो सकता है। तो 104 में 52 सीट ऐसा था जो जनरल के लिए था। 104 में 52 ऐसा था जो जनरल के लिए था। कोई कंफ्यूजन नहीं? आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? आप ही से बात कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि भारी लग रहा है। ध्यान दीजिए। नहीं आप याद कर पा रही हैं, टफ लग रहा है, बोलिए ना। हाँ हाँ, नहीं समझ में आया ये बोलिए। तब फिर यहां पर खड़ा हो जाएंगे, फिर अकेले बोलना पड़ेगा बिना देखे हुए। हो गया। अब उसके बाद मुसलमानों के लिए इसमें यानी निम्न सदन में 20 हो गया, 30 सॉरी
30, ठीक है, और सिखों के लिए 2 हो गया। और विशेष सदस्य स्पेशल मेंबर 20 हो गया। बता रहे हैं इसमें क्या होगा। विशेष में 20, तो 50, 30, 20, 52, 30, 20, 2, 104 हो गया। तो जनरल तो समझ गए आप, सिख भी समझ गए। इसमें उच्च सदन में 1 दिया गया, निम्न सदन में 2 सीट दी गई। विशेष में जो था उसमें जमींदार थे, यूरोपीय थे और पूंजीपति थे, कैपिटलिस्ट थे। यानी निम्न सदन में जो है जमींदारों को भी पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत जो है वो उनको शामिल कर लिया गया और एक नई कैटेगरीज उभर करके सामने आई, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम्स। तो ये पूरा डेटा साहब आपको अपने पास याद रखना होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इससे भी टफ वोटर्स पर हम आ रहे हैं, ठीक है, और कौन खड़ा होगा उस पर हम आ रहे हैं। तो इसमें जो बातें आपको समझनी है कि जो उच्च सदन है, इसमें उच्च सदन कौन हुआ? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और निम्न सदन कौन हुआ? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी भी क्या होता है कि जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, आप जानते हैं इस बात को। और जो निम्न सदन है लोकसभा, जो यहां कहा जा रहा है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये पद्धति जो डाली गई थी ना, वो इसी एक्ट में डाली गई थी। तो यहां आपको क्या पढ़ना है, पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि काउंसिल ऑफ स्टेट जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें वोटर आम जनता नहीं हो रही है, उसमें वोटर आम जनता नहीं हो रही है, उसमें वोटर कौन हो रहा है? तो जो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका एमएलए इसका वोटर्स है। अब बात समझ में आ गई। इसमें स्टेट काउंसिल्स में हम लोग सिर्फ क्वालिफिकेशंस ऑफ कैंडिडेट पढ़ेंगे कि कौन स्टेट काउंसिल में व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। बात समझ में आ गई। पढ़ते हैं तो यहां एक शीर्षक बनाते हैं इसको पढ़ने के लिए, यानी छठा पॉइंट बना लेते हैं कि राज्य परिषद के सदस्यों की योग्यता, ठीक है। तो इसमें कौन कौन लोग हो सकता है, कौन लोग राज्य परिषद में इलेक्शन में खड़ा हो सकता है? उसमें वही लोग खड़ा हो सकता है जो सीनेट का मेंबर हो, यानी कोई यूनिवर्सिटी है ना, ये तो पढ़ा चुके हैं पहले, तो सीनेट का मेंबर, दूसरा किसी राज्य विधायन का सदस्य, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव का सदस्य रह चुका हो किसी स्टेट में, वो इंग्लिश लिखना इसका। और तीसरा कैटेगरी ये था कि उपाधि धारक हो,
टाइटल होल्डर विधान में लेजिस्लेशन किसी राज्य विधान का सदस्य मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन, इसका इंग्लिश ये लिखिए, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन लिख ली, एंड उपाधि धारक में टाइटल होल्डर, ये टाइटल अंग्रेजी दिया कर, जैसे किसी को सर का टाइटल दे रखा है, तो बहुत तरह का टाइटल था। नाइटहुड का टाइटल सबसे बड़ा था जो ब्रिटेन देता था, जो गांधी जी को मिला हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला हुआ था। तो इस तरह के जो टाइटल होल्डर थे वही राज्य परिषद के सदस्य बन सकते थे। कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब देखिए 7वां में राज्य परिषद के मतदाता, राज्य परिषद के मतदाता यानी वोटर्स ऑफ स्टेट काउंसिल, इसकी भी योग्यता तय कर दी गई थी। हम थोड़ा सा मिस कर गए वहां पर, जो पूर्व में हम बता दिए कि विधान सभा से चुनेगा, विधानसभा भी चुनेगा लेकिन सभी को नहीं चुनेगा। अब इसमें जो कॉमनल आधार पे जो सीट दिया गया था तो उसको तो राज्य विधानसभा नहीं चुन पाएगा, वहां उसके वोटर्स होंगे या नहीं होंगे तो कहां नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी अभी जो ये हमने बताया तो इसमें यही ना राज्य विधान परिषद, तो इसमें मान लिया ये 20 सीट है, ये राज्य विधान सभा से चुन करके आ जाएगा, लेकिन ये 10, 3 और 1 कहां से आएगा? तो ये उसी कम्युनिटी के लोग से आएगा जिस चूंकि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम्स लागू कर दिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब क्या हुआ था? मतलब ये हुआ था कि कैंडिडेट भी उसी धर्म के मानने वाले होंगे और वोटर्स भी उसी धर्म के मानने वाले होंगे। तो इसलिए अनिवार्य हो गया कि वोटर की योग्यता तय की जाए। हाँ जी, ये वही एक्ट है कि इसी समय से शुरू हुआ जैसे आज कर रहे हैं, लेकिन आज ये है कि 18 साल का उम्र का कोई भी हो गया तो सब वोटर है। उस समय ऐसी बात नहीं थी, उस समय स्त्री की तो पूरी आबादी को ही वोट का अधिकार नहीं था, और पुरुष की जो आबादी थी उसको कितना दिया गया था वो अभी हम आ रहे हैं, एकदम डेटा के हिसाब से आपको बताऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो जो मतदाता राज्य परिषद के लिए अलग योग्यता तय की गई और केंद्रीय विधान सभा के लिए अलग तय किया गया। बहुत ध्यान से इस योग्यता को देखिए, जैसे इसको आपने याद किया है या याद करेंगे वैसे ही इसको भी याद कीजिएगा। राज्य परिषद में जो था कि जिसकी आय 10,000 रुपया वार्षिक हो, वो राज्य परिषद हेतु वोटर्स हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब उस समय का 10,000 समझ रहे हैं ना? आज का 10,000 तो मेरे ख्याल से आप लोगों में से किसी के पॉकेट में अभी होगा, समझ गए? और पॉकेट में नहीं होगा तो कम से मोबाइल में तो, पे फोन में तो होगा ही, उसमें कोई संदेह तो है नहीं। लेकिन उस समय 10,000 रुपया रेयर किसी के पास होता था हार्ड कैश में, और वार्षिक आय तो छोड़ दीजिए, जो वार्षिक आय जिसकी 10,000 रुपया है उसका मतलब उसका कुल कैपिटल और ज्यादा होगा। कुल कैपिटल भैया ज्यादा होगा तब ना उसे 10,000 आय होगा। दूसरा शर्त ये था कि या तो ये उसके पास हो या फिर 750 रुपया वार्षिक आय कर देता हो। वार्षिक आय कर, हाँ साहब, इनकम टैक्स
टैक्स 1861 से शुरू हो गया था। अब बोलिए कि जो 750 रुपया इनकम टैक्स देता हो वो आदमी का बिजनेस कितना बड़ा होगा। ये दो कैटेगरीज थी जो इसको फुलफिल करते थे, वही जो है वोटर्स होते थे। किसके? ऐसा मछली बाजार मत बनाइए प्लीज, फिर वही बात, हम चल जाएंगे बाहर तब। आपको बहुत आसान लग रहा है, ये बहुत आसान नहीं है। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बोर्ड पर देखिए, मेमोराइज कीजिए इसको, तो बाद में फिर जो है एग्जामिनेशन हॉल में जब भूलिएगा तो उस समय अपना माथा पीटिएगा, तो फिर सांप बिल में घुस चुका होगा। तो हम नहीं चाहते कि आपका सांप बिल में घुसे, सामने रहे, आप उसको खूब कुचल कुचल करके मारिए। तो ये हो गया। अब इसके तहत इतना बड़ा योग्यता तय कर दिया राज परिषद के लिए, तो उस समय जो कुल मतदाता इस योग्यता के तहत थे, टोटल वोटर्स, ठीक है, कुल मतदाता यानी टोटल वोटर्स, वो जानते हैं 24 करोड़ जनसंख्या थी उस समय। कितना? 24 करोड़ जनसंख्या में मात्र केवल 17,364 मतदाता था। जो वोट किसको करेगा, किसको चुनेगा? राष्ट्रपति को। राज परिषद स्टेट काउंसिल के कितने मेंबर को? तो 34 मेंबर को। बात समझ में आई? तो ये जो मैंने आपको बताया राज परिषद के मतदाता, जो केंद्रीय विधानसभा था उसमें स्त्रियों को छोड़ करके, बड़ा ध्यान से सुनिए बात को, और 25 वर्ष की जो आयु पूरा कर चुका हो, उसमें कोई भी लड़ सकता है, ठीक है। उसमें उम्मीदवार के लिए ये योग्यता नहीं थी जो राज परिषद के लिए था। तो यहां सिर्फ मतदाता की बात होगी, किसमें? केंद्रीय विधानसभा में। अब केंद्रीय विधानसभा में उम्मीदवार की योग्यता की बात मैं नहीं कर रहा हूं, केंद्रीय विधानसभा में किसकी बात कर रहा हूं? मतदाता का, वोटर्स का, ठीक है। अरे पॉपुलेशन है, भारत की जनसंख्या, भारत की तुम ऊपर जाओ, संख्या, ठीक है। 24 करोड़ भारत की जनसंख्या में मात्र 17,364 मतदाता। अब क्लियर हो गया? अब आगे आते हैं 8वां में, केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मतदाता कौन होंगे? तो उसमें पहला जो था 15 रुपया वार्षिक भूमि कर देता हो, सॉरी मकान का किराया देता हो, 15 रुपया वार्षिक मकान भाड़ा, ठीक है। बी में है 15 रुपया वार्षिक नगर पालिका टैक्स देता हो, नगर पालिका कर देता हो, ठीक है ना साहब? नहीं, जैसे कैटेगरीज, अपना घर होगा तो आप मकान टैक्स दीजिएगा, आज भी देते हैं। किराए में रहेगा तो किराया का ये, और अगर अपना मकान है तो नगर निगम को टैक्स देंगे ना भाई।
कि नहीं देंगे? हैं? तीसरा, 50 रुपया वार्षिक भू राजस्व देते हो। भू राजस्व समझ गए? लैंड टैक्स। ये जो कैटेगरीज होगा वो वोटर होगा, और इसमें भी स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था, न यहां न यहां, दोनों में। इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं। इतना कम आधार तैयार किया गया तो वोटर कितना बढ़ा पता है आपको? 24 ठीक है, 24 लाख में 9,09,874। 24 करोड़ में 24 करोड़ में राज्य परिषद के लिए 17,364 वोटर और केंद्रीय विधानसभा के लिए 9,09,874 वोटर्स। तो 25 साल, हाँ शुरू में बता दिया, 25 इयर्स। हाँ लिख लीजिए, हम तो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, आप लिख सकते हैं। ये मैंने पूरा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंप्लीट किया है। अभी स्टेट, लेकिन स्टेट छोटा है, उसमें घबराइएगा मत, वो जल्दी हो जाएगा। यही मेन हेडेक था। 25 साल से ऊपर हो, 24 होगा तो होगा नहीं, वो टर्मिनोलॉजी है। 25 साल से अनाधिक नहीं, नॉट लेस देन 45 इयर्स। अगर एक दिन भी 25 ईयर से कम होगा तो अनेबल होगा। हाँ देखते हो, उम्र का आपने बॉर्डेशन पूछा था, तुमने 25 साल बता दिया, ठीक है। तो दूसरा ले स्लाइड, लिखेंगे आप, कुछ लोग लिख रहे हैं, आप लिख रही हैं, लिख लिए, लिख रही हैं, हो गया। हाँ हाँ ब्रिटिश लोग, हाँ उसके ऑफिसर। हाँ नहीं 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 नहीं, इसमें भारतीय भी हो सकते हैं और वो लोग भी हो सकते हैं। हाँ तो वो भी माने जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, आईसीएस, वही अंग्रेज। हाँ हाँ, तो यहाँ अशासकीय भारत के लोग को रखता था, लेकिन उस खास तौर से रखता था कि इनका माने रहे भारतीय लेकिन लड़े अंग्रेज के तरफ से, ताकि जो रियल रिप्रेजेंटेटिव है वो दब जाए। नहीं समझे बात को? ठीक है, दूसरा स्लाइड ले सर। अब देखिए कितना नंबर था यहाँ, 8। तो अब 9 में आते हैं। 9 में जो प्रांतीय विधानसभा था, तो वो कितना था? तो सबसे बड़ी बात है कि प्रांतीय विधानसभा की संख्या हम लोग देखेंगे कि कितनी संख्या थी, बढ़ा था। तो 1909 के एक्ट के मुताबिक भारत में प्रांतों की संख्या 9 हो गई थी। 1909 के एक्ट के मुताबिक भारत में प्रांतों की संख्या 8 थी। 1892 के एक्ट के मुताबिक भारत में प्रांतों की संख्या 5 थी। ये भी ऑब्जेक्टिव आता है, मिलाने के लिए दे देगा। नेट वेट का जो एग्जाम देता है उसमें से बहुत टफ हो जाता है। तो 1892 में प्रांतों की संख्या 5, 1909 में प्रांतों की संख्या 8 और 1919 में प्रांतों की संख्या 9, बोलते रहो, और 1935 में प्रांतों की संख्या 11। यानी देश जिस समय आजाद हुआ था उस समय देश में 11 प्रांत थे। ये प्रांतों का पूरा सीक्वेंस रहेगा।
हाँ, स्टेट्स। नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला परसेंट से शुरू करते हैं। पहला बंगाल, दूसरा मद्रास, तीसरा बंबई, चौथा संयुक्त प्रांत, पांचवा मध्य प्रांत, छठा बर्मा, सातवां असम, आठवां पंजाब और नौवां उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। उत्तर पश्चिम, ये 1919 के एक्ट के मुताबिक ये 9 प्रोविंस भारत में थे। ये यानी ब्रिटिश एम्पायर भारत में 9 प्रोविंस में बटा हुआ था। हाँ बोलिए। यूपी, एमपी, आज का एमपी। क्वेश्चन भी आता है कि ब्रिटिश काल में यूपी को क्या बुलाया जाता था, तो संयुक्त प्रांत। एमपी को क्या बुलाया जाता था, मध्य प्रांत। छोटे छोटे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो रेलवे वगैरह का देने जाइएगा या और भी छोटे छोटे एग्जाम। ये अभी का आप मान के चलिए, वो सब जो पाकिस्तान का जो इलाका है, हाँ हो गया। ये खंड आपको पढ़ाना था। हाँ, जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय बिहार, ठीक राइज की है ये। इसमें जो है ना 1912 में बिहार अलग हो गया, तो अब इसमें मिस कर रहे हैं आपको, बर्मा तो आएगा ही, समझे। पंजाब शायद हम जो है वो ये लिख दे, इसके जगह पर बंगाल बिहार कर लीजिए। ये हम मिस करें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन वो की बेचारी। इसके जगह पर बिहार उड़ीसा, चूंकि बिहार उड़ीसा जो है ना 1912 में अलग हो गया था, किससे, बंगाल से, तो अलग प्रांत बन गया था। हम झोंक में लिख दिए। अब चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया ये। अब देखिए दूसरा चीज जो जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, छोटी सी चीज है, वो पढ़ लीजिएगा, बातें खत्म हो जाएंगी आज की। और वो था कि प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन। यानी डायरकी इन प्रोविंस, ठीक है ना। अब डायरकी का इतना दिन से बोल रहे हैं कि ज्यादा एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है। ये 2 शासक,
तो दो शासक कैसे बना? तो जो सब्जेक्ट प्रांत का था, पहले तो शुरू में जो बताया आपको कि सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट बढ़ गया, अब स्टेट लिस्ट का भी दो डिवीजन हुआ, ठीक है। तो एक डिवीजन को बोला गया आरक्षित विषय, आरक्षित विषय, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है। और दूसरा जो सूची था वो हस्तांतरित विषय। इसका इंग्लिश होगा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, सॉरी। ठीक है ना। तो जैसे फाइनेंस, ठीक है, कुछ को लिख दे जैसे वित्त, फाइनेंस, पुलिस, ठीक है, शांति व्यवस्था, जनजाति, ट्राइब्स, अल्पसंख्यक, ये सब जितने थे वे सब रिजर्व कर दिए गवर्नर के लिए। और जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारिता, कोऑपरेटिव, ये सब ट्रांसफर कर दिए गए। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उस पर गवर्नर प्लस उसका परिषद शासन करता था। और यहां जो हस्तांतरित थे इसमें मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो इलेक्शंस होगा स्टेट असेंबली का, तो उसमें एमएलए चुने जाएंगे, तो उसमें से कुछ लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल कर लिया जाएगा और उनको डिफरेंट डिफरेंट विभाग दे दिया जाएगा और वो शासन करेंगे। लेकिन यहां पर एक अंतर था कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं डाली गई थी, यानी हर मंत्री इंडिविजुअल अकाउंटेबल था विधानसभा के प्रति भी और गवर्नर के प्रति भी। और दूसरी बात यह थी कि गवर्नर को, यह गवर्नर जनरल को अधिकार था कि किसी विधानसभा के कार्यकाल इसका 3 इयर्स रखा गया, लेकिन किसी के कार्यकाल को गवर्नर जनरल बढ़ा सकता था। तो ये जो सिस्टम लागू हुआ, ये 21 में इसका इलेक्शंस हुआ, 19 में नहीं हुआ। 19 का अधिनियम 21 में लागू हुआ और वास्तव में 23 में इलेक्शंस हुआ। तो 23 में जो इलेक्शन हुआ तो उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन नहीं हुआ, वही लोग 37 तक रह गए। और 37 में दोबारा जब इलेक्शन हुआ तो फिर वही लोग 47 तक रह गए, जबकि कार्यकाल इतना नहीं था। सिर्फ एक प्रोविजन था कि गवर्नर जनरल विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है, तो बढ़ाते रही, इलेक्शन नहीं कराई। तो ये पूरा 1999 का एक्ट था। हमने कोई चीज नहीं छोड़ा है, एक एक चीज आपको बताया है। हम समझते हैं कि आप पूरी तरीके से 1919 का एक्ट समझ चुके। अब आपके समक्ष सिर्फ एक एक्ट बचा है और वह है 1935 का। तो कल के क्लास में हम पूरी ताकत लगा करके कोशिश करेंगे कि उसको खत्म कर दें, उसमें कोऑपरेट कीजिएगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।